हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम यूरिन फॉर्मेशन का दूसरा वीडियो लेके आए हैं और हम आज यहाँ पर सिक्रेशन कैसा होता है यूरिन फॉर्मेशन में वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। सो टोटली हमने अभी तक 5 या 6 लेक्चर डाल दिए यूट्यूब पे। ये हमारा छठा या 7वां लेक्चर होगा, मेरे को सीरीज याद नहीं है। अगर वो वीडियोस नहीं देखे होंगे आपने तो पहले वो वीडियोस देख के आओ, और अगर आपको पहले से वो आते होंगे और सिक्रेशन ही आपको समझना होगा तो फिर ये वीडियो आप आखिरी तक देखो। सिक्रेशन एकदम आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा यूरिन फॉर्मेशन में। तो स्टार्ट करते हैं हम सिक्रेशन से। अब सिक्रेशन का मतलब क्या है कि जो यूरिन फॉर्मेशन हो रही है, अपनी जो यूरिन फॉर्म हो रही है, जो यूरिन बन रही है, वो कैसे बन रही है वो हमको यहाँ पर देखना है। तो यूरिन फॉर्मेशन में सिक्रेशन कैसा होता है वो हमको देखना है। तो 3 मेन चीजें रहती है सिक्रेशन यूरिन फॉर्मेशन में। पहली है फिल्ट्रेशन या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जिसको हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। रीएब्जॉर्प्शन, उसको भी हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से देख लिया है। अभी तीसरा क्या है? सिक्रेशन है। तो सिक्रेशन को हम ये वीडियो में अच्छे से समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम सिक्रेशन से। तो सिक्रेशन का दूसरा नाम क्या है? ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर सिक्रेशन क्यों बोलते हैं हम इसको? क्योंकि यहाँ पर ट्यूब्स क्या करती? सिक्रेट करती। कौन सी ट्यूब? पीसीटी होगी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी होगी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और लूप ऑफ हेनले हो गया। क्या हो गया? लूप ऑफ हेनले। ये कुछ सिक्रेट करती है और ये सिक्रेशन की वजह से रीएब्जॉर्प्शन होता है और दूसरे फंक्शंस इसके कैरी आउट होते हैं। तो वो हम यहाँ पर देखेंगे कि सिक्रेशन यूरिन फॉर्मेशन में क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर? ट्यूबुलर सिक्रेशन इज इंपॉर्टेंट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन। क्या बोला है कि यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन में। क्यों इंपॉर्टेंट स्टेप है? क्योंकि ये हेल्प करता मेंटेनेंस ऑफ आयोनिक एंड एसिड बैलेंस ऑफ द बॉडी। आयोनिक बैलेंस मतलब जो आयंस रहते हैं अपने बॉडी में, Na+ होगा, Ca2+ होगा, फिर K+ हो गया, फिर पोटेशियम हो गया, वेरियस तरीके के जो आयंस है बॉडी में, उनको ये क्या करता है? मेंटेन करता है। और जो एसिड्स है बॉडी में और जो बेस है, उनको भी ये मेंटेन या फिर बैलेंस करने का काम हमारे बॉडी में करता है। फ्लूइड्स ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन मतलब ये क्या करता है? फ्लूइड को भी बैलेंस में करने का काम करता है। ट्यूबुलर cell secrete substances like H+, K+ and ammonia into the filtrate. Very very important, नोट कर लो ये। ठीक है, तो क्या बोलना है इनका? ट्यूबुलर सिक्रेशन में H+ आयन और K+ आयन और अमोनिया सिक्रेट होता है जो फिल्ट्रेशन हुआ है उसमें। ठीक है, कौन सा फिल्ट्रेशन? फिल्ट्रेशन हमने देख लिया है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो हुआ उसमें ये क्या करता? ये क्या काम करता कि इसमें H+ आयन, K+ आयन और अमोनिया फिल्ट्रेट में डालता, और वो फिल्ट्रेट में डालने के बाद यहां पर हमको क्या मिलता कि वो सिक्रेट होता, और वो सिक्रेट होने के बाद फिल्ट्रेट में चला जाता। और वो क्या करता? आयोनिक बैलेंस करता, मेंटेनेंस करता काय का? एसिड और बेस का। और आयोनिक बैलेंस करता और किसका बैलेंस करता? फ्लूइड्स, वेरियस फ्लूइड्स का भी बैलेंस करने का काम करता है ये सिक्रेशन। ठीक है, उसके बाद हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का यहाँ पर काम देखेंगे कि सिक्रेशन में प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का काम क्या है। अब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या है ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है कि जब हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर देख रहे थे तब। अगर आपको नहीं पता होगा तो वो वीडियो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, सो पीसीटी क्या है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल मतलब जो पास में है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि जो पास में है, और कन्वोल्यूटेड है। कन्वोल्यूटेड मतलब बहुत ज्यादा गोल गोल है, ऐसी मतलब बहुत ज्यादा गोल गोल है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। मैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर यहाँ पर एक और बार आपको बता दूंगा। ठीक है, लाइंड बाय सिंपल कॉबॉइडल ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम। नीट 2025 में ये क्वेश्चन आएगा ही, लिख के ले लो। नीट 2025 में ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि पीसीटी जो रहती, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल रहती, उसमें कौन सा हमको टिश्यू देखने को मिलता? तो सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब ये यहाँ पर क्यों अरेंज किया गया हुआ है? ताकि ये सरफेस एरिया बढ़ाए। क्या बढ़ाए? सरफेस एरिया बढ़ाए।
और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन बहुत अच्छे तरीके से होगा। इसीलिए यहाँ पर सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम यहाँ पर रहता है। ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीसीटी में क्या होता है कि 70 से लेके 80% इलेक्ट्रोलाइट और 70 से 80% तक के वाटर यहाँ पर रीअब्सॉर्ब हो जाता है। और क्या होता है, ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट भी यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट रहते हैं हमारे, जैसे कि विटामिन हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन हो गए, ये न्यूट्रिएंट है। तो ये न्यूट्रिएंट भी यहाँ पर पीसीटी में ऑल मतलब सबके सभी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और किस वजह से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ताकि यहाँ पर सिक्रेशन हो रहा है उस वजह से ये यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। कहां पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। और यहाँ पर कौन सा इपिथेलियम रहता, तो यहाँ पर सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम हमको देखने को मिलता है, ताकि सरफेस एरिया यहाँ पर बढ़ जाए इसीलिए। उसके बाद हेल्प टू मेंटेन द पीएच। अब यहाँ पर पीएच भी मेंटेन करने का काम पीसीटी करती है, प्रॉक्सिमेटेड कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और क्या करती है, आयोनिक बैलेंस ऑफ बॉडी भी यहाँ पर वो कंट्रोल करने का काम करती है। समझ में आ रहा है ना, गुड। तो ये यहाँ पर पीएच भी मेंटेन करती है, आयोनिक बैलेंस ऑफ बॉडी भी मेंटेन करने का काम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल करती है। यहाँ पर क्या सीक्रेट होता, देखो H+ आयन सीक्रेट होता, अमोनिया सीक्रेट होता और पोटेशियम आयन सीक्रेट होता। क्यों, और यहाँ पर HCO3 माइनस मतलब कार्बोनेट आयन भी यहाँ पर क्या होते हैं, रीअब्सॉर्ब होने का काम करते हैं। ये सब कहां पर होता है, ये सब होता है हमारा पीसीटी में। पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, ये यहाँ पर सब होता है। इसके बाद हम लूप ऑफ हेनले, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। इतना मिटा दिया जाए, आपको समझ में आ गया, ठीक है, गुड। नोट्स बनाओ प्रॉपरली, आई एम श्योर तुम बहुत आगे तक जाओगे। श्योरिटी से बोल सकता मैं कि अगर नोट्स बनाओगे ना तो आप बहुत आगे तक जाओगे, सच में। नोट्स बनाओ, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट्स कर रहा हो ना, वहीं से क्वेश्चन आएगा आपको, देख लेना आप बाद में। नीट के पेपर के दिन याद आएगा आपको, सर ने बोला था यहाँ से क्वेश्चन आएगा और आ गया, देखो, ठीक है। यहाँ पर हमने ये मिटा दिया, ठीक है। अब लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले में क्या होता है वो यहाँ पर देख लेंगे हम। हमने पीसीटी देख लिया, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं, लूप ऑफ हेनले। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ वीडियो आ रहा है क्या। हाँ तो रहा है, लेकिन थोड़ा ब्लर हो रहा है ना। एक मिनट। सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, लूप ऑफ हेनले। वो दिख नहीं रहा था इसलिए मैं थोड़ा उसको और नीचे कर देता हूँ। तो लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, ठीक है। तो लूप ऑफ हेनले ऐसा रहता है, देखो, इसको हम क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं हम, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये तो मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ा दिया है बहुत अच्छे से, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। ठीक है, तो यहां पर डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। ये तो आप मैंने पिछले वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बता दिया था। तो यहां पर क्या होता है कि ये वाटर जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है उसके बारे में याद रखो। वाटर के लिए परमिएबल रहता है और इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमिएबल रहता। क्या रहता, इम्परमिएबल, ठीक है। समझ में आया, इतना समझ में आया, ओके। यहां पर इसका उल्टा है, वाटर के लिए इम्परमिएबल और इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल, ठीक है। इतना समझ में आया, अच्छे से समझ में आया, गुड। अब आप ही बोलो मेरे को, जब वाटर के लिए यहां पर ये परमिएबल है, मतलब वाटर इसके बाहर जाएगा, क्या होगा, वाटर असेंडिंग डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के बाहर जाएगा। परमिएबल है मतलब वो वाटर को बाहर जाने दे रहा है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट को बाहर बिल्कुल नहीं जाने दे रहा है।
समझ में आया? तो ये वाटर को बाहर जाने देगा, सही है क्या? नहीं, ये वाटर को क्या करने देगा? बाहर जाने देगा। समझ में आया क्या? क्योंकि ये वाटर के लिए परमिएबल है, परमिएबल है मतलब ये वाटर को बाहर जाने दे रहा है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये इम्परमिएबल है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट को ये बाहर नहीं जाने वाला है, जाने देने वाला। तो इलेक्ट्रोलाइट मतलब H+ आयन, K+ आयन। तो इसका मतलब यहां पर जो यूरिन प्रोड्यूस होंगी वो कॉन्सेंट्रेटेड होगी क्या? अब ये कॉन्सेंट्रेटेड क्या है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा हमने कि जब वाटर कम हो जाता तब वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता, और जब वाटर ज्यादा हो जाता कोई सॉल्यूशन में तो वो डाइल्यूट हो जाता। ये तो आपने पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो जब वाटर ये बाहर जाने दे रहा है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट को अंदर ही रहने दे रहा है। समझ में आया? वाटर को बाहर जाने दे रहा है लेकिन इलेक्ट्रोलाइट को बाहर नहीं जाने दे रहा, इसीलिए ये कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन हो जाएगी। यहां पर कहां पर? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। समझ में आया इतना? उसके बाद ये वाटर के लिए इम्परमिएबल है और इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल है। मतलब इलेक्ट्रोलाइट असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के बाहर जाएगा। क्या जाएगा? बाहर जाएगा। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के बाहर जाएगा। कौन? इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन वाटर जाएगा क्या? नहीं। इसका मतलब यहां पर क्या होगा कि यूरिन का डाइल्यूशन होगा। क्या होगा? यूरिन का डाइल्यूशन होगा, डाइल्यूशन ऑफ यूरिन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड ऑफ यूरिन। समझ में आया इतना? ठीक है, ये मैं मिटा देता हूं, तब तक के लिए आप ये लिख लो। और ये आपको नहीं समझ में आया होगा तो बार बार ये वीडियो देखो, मैं श्योर हूं कि आपको ये समझ में आ जाएगा बार बार देखने के बाद। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, नीट में यहाँ पर क्वेश्चन आना बहुत ज्यादा प्रोबेबल है और नीट में क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। सो यहाँ पर हम अब डीसीटी के बारे में अच्छे से देखेंगे कि डीसीटी क्या रहती है। तो डीसीटी क्या है? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मतलब ये कहां पर रहेगी? दूर रहेगी और ग्लोमेरुलस से। और कहां पर रहती है? लूप ऑफ हेनले के एग्जैक्ट बाजू में, या फिर एग्जैक्ट असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है उसके थोड़ा बाजू में ये यहाँ पर सिचुएटेड रहती है। तो ये क्या काम करती है? कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। अगर पीसीटी और लूप ऑफ हेनले ने टोटल एब्जॉर्प्शन नहीं किया होगा तो ये रीअब्जॉर्प्शन करती है कंडीशनली, अगर वो दोनों नहीं कर पाए तब। ठीक है, और इसका काम क्या है? ये क्या कंडीशनली रीअब्जॉर्ब करती? Na+, मतलब क्या होता है Na+? सोडियम और वाटर। ये क्या करती? रीअब्जॉर्ब करने का काम करती है। और कभी कभी ये SCO3 मतलब कार्बोनेट भी रीअब्जॉर्ब करने का काम करती है। उसके बाद सेलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयन, मतलब ये कभी कभी हाइड्रोजन और पोटेशियम आयन भी सेलेक्टिवली सिक्रेट करने का काम करती है। उसके बाद NH3 मतलब ये एक अपना क्या बोलते हैं इसको, NH3 मेंटेन करती है। और Na+ पोटेशियम बैलेंस इन ब्लड, ये ब्लड को भी बैलेंस करती है। सोडियम पोटेशियम बैलेंस भी ये बॉडी में करने का काम करती है। उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट। अब यहाँ पर हम लास्ट पॉइंट पे आ गए हमारे, जो कि है कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट क्या है? एक्सटेंड फ्रॉम कॉर्टेक्स टू मेडुला ऑफ किडनी। मतलब कॉर्टेक्स मतलब मैंने पहले ही बता दिया है, कॉर्टेक्स मतलब जो ऊपर रहता, अपर लेयर रहती, और मेडुला मतलब जो सेंटर में रहता। तो ये एक्सटेंड मतलब कॉर्टेक्स से तो मेडुला तक किडनी के अंदर रहती है। उसके बाद प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करने का इसका काम रहता है। अलो पैसेज टू स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, मतलब जो थोड़ा बहुत यूरिया बचा, थोड़े से यूरिया को ये वापस बॉडी में भेजने का काम करती है। क्यों वापस भेजती है? ताकि जो थोड़ा सा यूरिया है जो बाहर आ रहा है, मतलब जो बाहर कलेक्टिंग डक्ट ने भेजा है, वो ऑस्मो रेगुलेटरी और पीएच और आयोनिक बैलेंस को मेंटेन करने का काम यहाँ पर हमको करते हुए दिखाई देता है। उसके बाद मैमल हैव एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट द यूरिन। मैमल्स जो रहते हैं, मैमल्स मतलब मैंने पहले भी बताया था आपको कि मैमल्स का मतलब होता है जो बच्चों को दूध पिलाते हैं और बच्चों को डायरेक्टली डिलीवरी करके एक्सपेल आउट करते हैं, उनको हम मैमल बोलते हैं। तो जो मैमल्स रहते हैं वो क्या कर सकते हैं? कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं उनके यूरिन को। इसीलिए किस वजह से कर सकते हैं? बिकॉज उनके किडनी के अंदर, नेफ्रॉन के अंदर हेनलेस लूप प्रेजेंट रहता, इसीलिए वो कॉन्सेंट्रेट यूरिन को कर सकते हैं। और हेनलेस लूप अगर रहेगा तो वहां पर वासा रिक्टा भी हमको देखने को मिलेगा। वासा रिक्टा जनरली कौन से नेफ्रॉन में देखने को मिलता है? जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन रहते हैं वहां पर हमको वासा रिक्टा देखने को मिलता है। प्ले अ वाइटल रोल इन दिस मैकेनिज्म, मतलब कॉन्सेंट्रेट करने के
मैकेनिज्म में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? हेनलेस लूप है और वासा रेक्टा है। उसके बाद ह्यूमन किडनी कॉन्सेंट्रेट यूरिन नियरली 4 टाइम्स, मतलब जो ह्यूमन किडनी है वो 4 टाइम्स इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। हाँ, तो जो ह्यूमन किडनी है वो नियरली 4 टाइम्स हमारे यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कर सकती है। यहाँ पर हमारा यूरिन फॉर्मेशन खत्म होता है। इसके बाद हम रेगुलेशन ऑफ यूरिन और किडनी या फिर नेफ्रॉन का रेगुलेशन कैसा होता, इसके मदद से, किसके मदद से? अपने ब्रेन की मदद से, सीएनएस और पीएनएस की मदद से, वो हम इसके अगले वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।